नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, अरविंद अडिगा की बिटवीन द असैसिनेशंस। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सारांश है। ये किताब जो 2008 में आई थी, हमें एक काल्पनिक शहर किट्टूर में ले जाती है और समय है 1984 से 1991 के बीच का। मतलब वो दौर जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की हत्याओं के बीच था। नाम से ही पता चलता है ना। बिल्कुल। और इसका फॉर्मेट भी अलग है। 14 छोटी कहानियां, हर कहानी किट्टूर के किसी न किसी बाशिंदे की जिंदगी का एक हिस्सा दिखाती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे सारांश के जरिए कि अडिगा ने उस दौर के भारतीय समाज के बारे में क्या खास दिखाया है, क्या गहरी बातें बताई हैं। तो चलिए खोलते हैं इस किताब की परतें, देखते हैं कि किट्टूर की कहानियों से उस उथल-पुथल वाले भारत की क्या तस्वीर बनती है। बिल्कुल। और ये जो समय है ना 1984 से 1991 वाला, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा, दो बड़ी राजनीतिक हत्याएं हुई, उसने देश को हिला दिया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, ये वो दौर था जब भारत में काफ़ी कुछ बदल रहा था, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। सोचिए, एक तरफ 44 के दंगों का असर था, दूसरी तरफ मंडल कमीशन की बातें चल रही थी, जाति की राजनीति तेज हो रही थी, राम जन्मभूमि आंदोलन भी इसी टाइम जोर पकड़ रहा था। और हाँ, अर्थव्यवस्था में भी बदलाव की सुगबुगाहट थी, लिबरलाइजेशन आने वाला था। तो ये जो बिटवीन द असैसिनेशंस वाला टाइटल है, ये सिर्फ दो घटनाओं के बीच का टाइम नहीं दिखाता। ये एक तरह की अनिश्चितता, एक बेचैनी, एक बदलाव का माहौल दिखाता है। जैसे देश खुद फंसा हुआ महसूस कर रहा हो, अपनी राह ढूंढ रहा हो। हाँ, ये बहुत सही पॉइंट है। और ये जो बेचैनी और बदलाव का माहौल था, वो सिर्फ दिल्ली या बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, है ना। सारांश यही बताता है कि ये किट्टूर जैसे शहरों की रोज की जिंदगी में भी घुस गया था। सारांश में कुछ खास विषयों पर बहुत जोर दिया गया है जो अडिगा की कहानियों में बार बार आते हैं, जैसे कि जातिवाद कितना गहरा था उस वक्त। हाँ। फिर धार्मिक तनाव, खासकर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल, शक, दूरी, हाँ, वो भी बहुत था। और गरीबी और उसके साथ जुड़ा हुआ भ्रष्टाचार लगभग हर लेवल पे नजर आता है। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई, क्लास डिवाइड जिसे कहते हैं। और शायद सबसे ऊपर ये जो पूरा सिस्टम था, उसका पाखंड, उसकी नाकामी, जो आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना रही थी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। अडिगा किरदारों की कहानियों में इन चीजों को बुनते हैं। हाँ, और अगर हम इन विषयों को थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, तो ये सवाल उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ किट्टूर की लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अडिगा ने किट्टूर को जैसे पूरे भारत का एक छोटा मॉडल, एक माइक्रोकॉज्म बना दिया है। ये सारे मुद्दे, जाति, धर्म, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये उस वक्त के भारत की कड़वी सच्चाई थी। देश इनसे जूझ रहा था। 80 का दशक वो टाइम था जब आजादी के बाद जो उम्मीदें थी, उनमें से कई टूट रही थी। समाज में नई दरारें दिख रही थी। और अडिगा इन सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाते, बहुत बेबाकी से। हाँ। वो दिखाते हैं कि ये मुद्दे सिर्फ अखबारों के हेडलाइन नहीं थे, ये लोगों के रोज के अनुभव थे, उनके संघर्ष, उनकी निराशा की वजह थे। सही कहा। और इन सच्चाइयों को ठीक से समझने के लिए किरदारों से मिलना जरूरी है। सारांश में कुछ किरदारों का जिक्र है, जैसे एक मुस्लिम लड़का है, जरीफ या जियाउद्दीन। वो एक बेहतर जिंदगी चाहता है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है शायद, लेकिन उसका धर्म, समाज में जो उसको लेकर पूर्वाग्रह हैं, वो उसे बार बार रोकते हैं, पीछे खींचते हैं। उसकी कहानी सीधे सीधे उस धार्मिक तनाव और भेदभाव को दिखाती है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। जरीफ की कहानी ये दिखाती कि कैसे आपकी पहचान ही आपके सपनों पर भारी पड़ सकती है। और फिर वो श्याम वाला किरदार है, जो घरों में नौकर है। हाँ। उसकी कहानी हमें क्लास डिफरेंस की सच्चाई दिखाती है। वो अपने मालिकों की दुनिया देखता है, शायद वैसी ही जिंदगी चाहता भी हो, लेकिन उसकी अपनी सच्चाई क्या है? गरीबी और समाज की बंदिशें। वो एक तरह से उन लाखों लोगों जैसा है जो दूसरों के सपने पूरे करने में लगे रहते हैं, पर खुद उनके सपने वो अधूरे रह जाते हैं। अडिगा उसके जरिए वो सपनों और हकीकत के बीच की खाई दिखाते हैं, जो उस समाज में काफी चौड़ी थी। एक और किरदार है श्यामल, जिसे रत्नाकर शेट्टी भी कहते हैं। हाँ। वो स्कूल टीचर है। हाँ, टीचर। प्रोफेशन तो इज्जत वाला है जी। लेकिन वो अपने आसपास जो भ्रष्टाचार देखता है, एजुकेशन सिस्टम की जो हालत देखता है, उससे एकदम निराश है, हताश है। सही। शायद उसमें अभी भी कुछ आइडियलिज्म बाकी है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन सिस्टम इतना सड़ चुका है
कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसकी कहानी बताती है कि सिस्टम की नाकामी सिर्फ गरीबों को नहीं बल्कि ईमानदार लोगों को भी कैसे तोड़ती है। बिल्कुल। और फिर वो गैंगस्टर वाला किरदार भी है। हाँ। अडिगा उसे सिर्फ विलन की तरह नहीं दिखाते। सारांश भी एक इशारा करता है कि उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है हाँ। कि ये क्राइम आखिर आता कहाँ से है। क्या लोग पैदा ही बुरे होते हैं या फिर गरीबी, मौके ना मिलना, सिस्टम की अनदेखी, ये चीजें उन्हें उस रास्ते पर धकेल देती हैं। वो किरदार समाज की उन गहरी दरारों और नाकामियों का नतीजा लगता है, जहां कुछ लोगों के लिए क्राइम ही शायद आगे बढ़ने का या सिर्फ जिंदा रहने का रास्ता बन जाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि सामाजिक दिक्कतें कैसे पर्सनल ट्रेजेडी बन जाती हैं। तो ये सारे किरदार ज़रीफ, श्याम, श्यामल, गैंगस्टर अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग मुश्किलों से जूझ रहे हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, ये सब मिलकर किट्टूर के समाज के बारे में क्या बताते हैं? सारांश में एक बात कही गई है कि किताब में कोई ट्रेडिशनल हीरो नहीं है। हाँ, और मेरे ख्याल से यही अडिगा के काम की सबसे बड़ी ताकत है। वो कोई हीरो नहीं दिखाते जो आकर सब ठीक कर देगा। जैसा सारांश कहता है, हर किरदार किसी न किसी तरह से टूटा हुआ है, ब्रोकन। कोई अपनी जाति की वजह से, कोई धर्म की वजह से, कोई गरीबी से, कोई सिस्टम से, कोई अपनी ही उम्मीदों के बोझ से। सही। ज़रीफ धर्म के पूर्वाग्रह से टूटता है, श्याम क्लास की दीवार से, श्यामल सिस्टम के पाखंड से, और गैंगस्टर शायद समाज से ही नाउम्मीद होकर। ये जो टूटे हुए, अधूरे, संघर्ष करते लोग हैं ना, यही उस दौर के भारत की ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। यथार्थवादी तस्वीर। हाँ, यथार्थवादी। ये वो आम लोग हैं जिनकी आवाजें अक्सर बड़े बड़े इवेंट्स के शोर में खो जाती हैं। अडिगा उन्हीं दबी हुई अनसुनी आवाजों को सामने लाते हैं। सारांश में भी यही बात है। और ये बात उस सवाल को और गहरा कर देती है जो सारांश उठाता है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आम आदमी का स्ट्रगल खत्म क्यों नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि किट्टूर के लोग एक ऐसे सिस्टम में जी रहे थे जहां कागज पर तो आज़ादी थी, लेकिन ज़मीन पर बराबरी, इंसाफ, मौके, ये सब अभी भी बहुतों के लिए सपना ही थे। बिल्कुल सही। उनका रोज का संघर्ष यही दिखाता है कि सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी काफी नहीं होती, सामाजिक और आर्थिक आज़ादी के बिना वो अधूरी है। हाँ। जो सिस्टम की प्रॉब्लम्स थीं, जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, मौके की कमी, वो इतनी गहरी थीं, इतनी मजबूत थीं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी वो लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रही थीं, उनके सपनों को कुचल रही थीं। अडिगा शायद यही दिखा रहे हैं कि एक तरफ देश बड़े पॉलिटिकल शॉक, हत्याओं से गुजर रहा था, वही दूसरी तरफ आम लोगों की जिंदगी में रोज छोटी छोटी ट्रेजेडी, छोटे छोटे संघर्ष चल रहे थे, जिन्हें कोई न्यूज़ नहीं मानता था। और इन कठोर सच्चाइयों को, जो अक्सर पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, उनको हम तक पहुंचाने में अडिगा की राइटिंग स्टाइल का क्या रोल है? सारांश कहता है कि उनकी लेखनी बहुत तीखी है, डायरेक्ट है, रियलिस्टिक है, बिना किसी मुरव्वत के सच बोलती है। वो चीज़ों को सुंदर नहीं बनाते, जैसी हैं अक्सर भद्दी, क्रूर, निराशाजनक, वैसी ही दिखा देते हैं। आपको क्या लगता है, ये स्टाइल कैसे काम करती है? देखिए, ये स्टाइल इस किताब के लिए बहुत ज़रूरी है। अडिगा का मकसद शायद कोई फील गुड कहानी सुनाना नहीं है। वो चाहते हैं कि पढ़ने वाला उस समाज की सच्चाई से सीधा टकराए। ये जो तीखापन है, ये जो यथार्थवाद है, ये आपको मजबूर करता है कि आप किट्टूर को बिना किसी गुलाबी चश्मे के देखें। अगर वो भाषा नर्म करते या सच पर पर्दा डालते तो शायद किताब का वो असर नहीं होता। सही बात है। उनकी सीधी, सपाट, कभी कभी क्रूर लगने वाली स्टाइल ही उन सामाजिक विडंबनाओं, पाखंडों, नाकामियों को ज्यादा असरदार तरीके से दिखाती है जिनके बारे में वो लिख रहे हैं। ये पाठक को एक तरह से झंझोड़ती है, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसा था, और अगर हाँ तो क्यों था। ये स्टाइल एक तरह की इमोशनल दूरी भी रखती है, जिससे आप भावनाओं में बहने के बजाय सिचुएशन को एनालाइज करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखते हैं, कहानियां, ये टूटे हुए किरदार, ये बार बार आने वाले मुद्दे जैसे जातिवाद, गरीबी, और ये तीखी सीधी स्टाइल, तो कुल मिलाकर ये किट्टूर शहर क्या बन जाता है? इसका क्या महत्व है? देखिए, जब हम ये सारे धागे जोड़ते हैं ना, तो किट्टूर सिर्फ नक्शे पर एक काल्पनिक शहर नहीं रहता, वो सच में भारत का एक लघु रूप, एक माइक्रोकॉज्म बन जाता है। हाँ। अडिगा ने किट्टूर के जरिए उस दौर के पूरे भारत की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके विरोधाभासों, उसकी चुनौतियों को पकड़ने की कोशिश की है। ये 14 कहानियां अलग अलग किरदारों की हैं, लेकिन वो एक ही समाज के ताने बाने का हिस्सा हैं। वो जुड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं, एक ऐसे भारत की तस्वीर जो अपनी पहचान, अपनी दिशा, अपने मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा था।
मतलब ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिलकर एक बहुत जरूरी, भले ही परेशान करने वाली सोशल कमेंट्री पेश करती है। ये उस भारत को दिखाती है जो दो हत्याओं के सदमे के बीच था, लेकिन जहां असली लड़ाइयां तो गलियों में, घरों में और लोगों के दिलों में रोज लड़ी जा रही थीं। तो संक्षेप में कहें तो बिटवीन द असैसिनेशंस का हमारे ये विश्लेषण इस बात को पक्का करता है कि अडिगा का किट्टूर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि 1984 से 91 के बीच के भारत का एक आईना है। बिल्कुल। ये किताब हमें उस दौर की उन कड़वी सच्चाइयों से रूबरू कराती है जिन्हें अक्सर हम भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। समाज में गहरी बैठी हुई जाति व्यवस्था, धर्म के नाम पर तनाव, गरीबी और भ्रष्टाचार का जाल, अमीर गरीब की खाई, और सबसे जरूरी बात, जैसा सारांश भी कहता है, ये उन आम हाशिए पर पड़े संघर्ष करते लोगों की जिंदगी पर रोशनी डालती है जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और चर्चा के आखिर में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा श्रोताओं के सोचने के लिए। हाँ, जरूर। सारांश इस बात पर जोर देता है कि किताब उन अनसुनी आवाजों को सामने लाती है और सवाल उठाती है कि आजादी के बाद भी आम आदमी का संघर्ष क्यों जारी रहा। अब इससे एक कदम आगे सोचें। किताब का दौर है 84 से 91 का। हाँ। आज हम उस दौर से करीब 4-3 दशक आगे आ गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जिन मुद्दों को अडिगा ने उठाया, जातिवाद, गरीबी, धार्मिक तनाव, सिस्टम का भ्रष्टाचार और पाखंड, क्या वो आज पूरी तरह खत्म हो गए हैं? बड़ा सवाल है। या वो आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं? क्या किट्टूर के ज़रीफ, श्याम या श्यामल जैसे किरदारों के संघर्ष आज भी भारत के किसी कोने में किसी नए किट्टूर में दोहराए जा रहे हैं? क्या बुनियादी चुनौतियां वही हैं, बस उनके चेहरे बदल गए हैं? ये सवाल हमें किताब की दुनिया से निकालकर अपने आज के सच पर सोचने को मजबूर करता है ना? और शायद यही एक अच्छी किताब की पहचान भी है।